प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची में सरला बिरला विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षा और अनुशासन पर दिया बल। सरायकेला खचामा के गम्हरिया रेलवे स्टेशन में उत्कल एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत। रांची समेत पूरा झारखंड घने कोहरे की चपेट में। विमान और रेलवे परिचालन प्रभावित। स्कूलों के समय में किया गया परिवर्तन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री मोदी सोलापुरम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे कर्नाटक के बेंगलुरु बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करेंगे और बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री चेन्नई में खेलो इंडिया युवा खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जो है ये प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ जैसा आपने कहा भी स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से भी मिलेंगे। हम चाहते राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची स्थित सरला बिरला विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के जीवन में दीक्षांत समारोह का एक विशेष महत्व है, क्योंकि यह न केवल एक शैक्षिक कार्यक्रम का समापन है, बल्कि उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत भी है, जो अवसरों और जिम्मेदारियों से भरा है। The government is still under consideration. One thing I will tell you, when the recruitment takes place, it should be totally based on merits. Otherwise, we will be spoiling another 30 years. That I don't want to do. I am trying my best. गिरिडीह के पचम्बा के हरिचक स्थित भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में पार्टी की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आगामी चुनाव को लेकर मंथन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को कहा। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने की बात कही। देवघर जिले की बरियारबंदी पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गुड्डा के सांसद निशिकांत दुबे शामिल हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के देवघर के बरियारबंदी पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान लोगों को केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में आए लाभुकों ने केंद्रीय योजनाओं से उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी बयां की। पहले खपरेल का घर में रहते। हाँ, और अब पक्की का मकान में रहते। सुविधा हुई है। हाँ। क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। पहले से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आवास योजना मिला है सबको। मौके पर मौजूद सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वास वाली गाड़ी है। इसके जरिए समाज के अंतिम तबके तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की पहल की जा रही है। मोदी की गारंटी दे रहे हैं कि इन चीजों को जो भी योजनाएं भारत सरकार की चल रही है और जो अभी तक जिन लोगों तक जानना चाहिए उन तक नहीं पहुंचा है, उसके लिए गारंटी गाड़ी जा रही है। और उसमें फॉर्म है, फॉर्म भरिए, चाहे पहले फॉर्म भरिए, गाड़ी के साथ फॉर्म भरिए या बाद में फॉर्म भरिए, जो भी आप फॉर्म भरिएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे जल का पानी पीने का सामान हो, चाहे बच्चों की शिक्षा को हो, चाहे विश्वकर्मा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, जो भी सोशल सिक्योरिटी के, चाहे अन्य योजना हो, प्रधानमंत्री अन्य योजना हो, जो भी सोशल सिक्योरिटी की चीजें हैं वो मोदी की गारंटी है। आप फॉर्म भरिएगा, आपको मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान लोगों को 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में अपनी सहभागिता निभाने की शपथ भी दिलाई गई। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सिमडेगा जिले के जलडेगा प्रखंड अंतर्गत कोनमेरला और बानो प्रखंड की बिंदुका पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा। सिमडेगा जिले के सुदूर बिंदुका पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई और उन्हें भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की शपथ दिलाई गई। देश की समृद्ध विरासत पर
गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभुकों ने अपनी सफलता की कहानी साझा की। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक दामोदर सिंह और हाबिल सोरेन ने कहा कि अपना पक्का मकान मिलने से उन्हें काफी सुविधा हुई है। 2021-22 में पीएम आवास मिला। पहले की अपेक्षा बहुत खुश करा रहे हैं। पहले पानी छूटी थी, तो अभी बढ़िया करा रहे हैं। पीएम आवास हमको मिला है और अच्छा से बनाइए और बना के सब परिवार अच्छा से रहते हैं। जयमन बागे ने कहा कि केसीसी के तहत ऋण मिलने से उन्हें कृषि कार्य में काफी सुविधा हुई है। इससे वे मसूर और सरसों की खेती कर रहे हैं, जिसका फायदा उन्हें मिल रहा है। मैं केसीसी लोन लिया था और केसीसी लोन से मैंने खासकर रबी फसल में मैं जोर लगाया। वहीं महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी पुष्पा देवी और सीता देवी ने कहा कि समूह से जुड़ने के बाद वह आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। समूह के तहत से मेरा परिवार पूरा सुदृढ़ हो गया है और हमारे गाँव भी जरूर हो गए हैं। तो मेरा बच्चा का पालन पोषण भी उसी से हो रहा है और मेरा घर परिवार का भी उसी से हो रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभुक जेम्स समद ने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें हर वर्ष 6,000 रुपए मिल रहे हैं। यह राशि खेती किसानी के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई है, जिसके तहत मुझे लाभ प्राप्त होता है प्रत्येक वर्ष। केंद्र की विकसित भारत संकल्प यात्रा को पूरे राज्य में काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग इस अनूठी पहल के लिए प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते नहीं थक रहे हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। बोकारो कोयला प्रक्षेत्र के डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा ने विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पुलिस महकमे की चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा की। इस दौरान मौके पर सिटी एसपी अजीत कुमार, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी एवं सभी डीएसपी एवं जिले के थाना प्रभारी मौजूद थे। पुलिस की चुनौतियां क्या हैं, क्या क्या टास्क हैं, क्या क्या टारगेट हैं और अपनी समस्याएं क्या है, कमियां क्या है, हम लोग क्या मतलब कैसे रिसोर्स ठीक कर सकते हैं, स्ट्रेंथिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे एक उत्कृष्ट पुलिसिंग हम धन्यवाद की जनता को दे सकें, कैसे बेस्ट से बेस्ट सेवा दे सकें, कैसे लोगों को अपने पुलिस पे विश्वास भरोसा बढ़े। इस संदर्भ में डिफरेंट तरीकों से चर्चा की गई, समीक्षा की गई है। कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा के सभागार में 18वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में निदेशक प्रसार, शिक्षा निदेशालय विरसा, कृषि विश्वविद्यालय रांची के डॉक्टर जगन्नाथ उरांव सहित प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। तो कितने साइज का बना है और उसमें कितने तरह का सब्जी लगाए कि एक परिवार को साल भर उसमें साग सब्जी खाने का मिले। तो इस तरह का कंसेप्ट वहाँ मैंने देखा है। तो इसी तरह का हम लोगों को भी आवश्यकता है और उस तरह के बीज जो होंगे सब्जी के, उसका एक पैकेट बना करके पैकेटिंग करते हुए किसान को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। किसान काम करते हैं, उनका फल नहीं मिलता है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक कोशिश में रहता है कि किसान को भरपूर फायदा हो। सिर्फ और सिर्फ उनकी जो विचारधाराएं है उनको लेकर के हमारे वैज्ञानिक और लाइन डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी हैं। जामताड़ा जिले में बाल संरक्षण की दिशा में विशेष पहल की जा रही है। इस सिलसिले में विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षिकाओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान शिक्षकों और शिक्षिकाओं को बाल श्रम, बाल विवाह, लैंगिक अपराध, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ समाज में फैली कुरीतियों को जड़ से समाप्त करने के उपायों की जानकारी दी गई। समाज में जो कुरीतियां हैं, लैंगिक अपराध से संबंधित, बाल श्रम से संबंधित, है ना, बाल विवाह से संबंधित और निःशुल्क शिक्षा जो अनिवार्य शिक्षा है अधिनियम 2009 के अंतर्गत, उस संबंध में लोगों को अवेयर करना है। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाएं अपने अपने विद्यालयों में सरकार की इस पहल का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करेंगे। इससे बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर नेक और कुशल नागरिक बन सकेंगे। 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं, उनसे किसी भी तरह की कोई क्राइम होती है तो उससे संबंधित
को क्या क्या प्रोटेक्शन दिया जाता है, या और भी जो बच्चे हैं उनके माता या पिता कोई एक एक्सपायर कर जाते हैं, उस परिस्थिति में जो बच्चे पढ़ाई से विमुख ना हो जाए, इसलिए उससे संबंधित उन्हें कई तरह की प्रोटेक्शन है और कई प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही शिक्षिकाओं ने कहा, सरकार की इस पहल से स्वस्थ समाज का निर्माण संभव हो सकेगा। बाल अधिकार और बाल सुरक्षा से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं, ताकि हम बच्चों को इनके साथ विद्यालयों में या बाहर समाज में कहीं भी उनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनसे कैसे निकाला जा सके। जुवेनाइल जस्टिस में काउंट होता है या नहीं होता है, उसके लिए एज डिटर्मिनेशन प्रोसेस जो है, या फिर वो उस बच्चे को संरक्षण वो बहुत ज्यादा गरीबी से जूझ रहा है और उसे संरक्षण सरकार द्वारा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उससे रिलेटेड भी बातें बताई जा रही है। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ ऐसी पहल से बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी जागरूक होंगे और इन विसंगतियों को दूर करने में सफलता मिलेगी। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने कई आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। राजीव अरुणिका को सदस्य राजस्व परिषद की जिम्मेवारी सौंपी गई है। साथ ही राजीव अरुणिका मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव के भी प्रभार में रहेंगे। ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह को स्वास्थ्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय की प्रधान सचिव वंदना दाडेल को महिला बाल विकास का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रधान स्थानिक आयुक्त मस्तराम मीणा को प्रधान सचिव योजना विकास विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई है। सरायकेला खरसावां जिला स्थित गम्हरिया रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पार कर रहे 4 लोग उत्कल एक्सप्रेस की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना गुरुवार शाम 6:30 से 7 बजे के आसपास की बताई जा रही है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में घने कोहरे का असर देखा जा रहा है। कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। विजिबिलिटी कम होने के कारण विमान परिसेवा और रेलवे परिचालन पर असर पड़ रहा है। इधर शीतलहर को देखते हुए राज्य भर के स्कूलों में समय में परिवर्तन किया गया है। अयोध्या में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अब केवल 3 दिन रह गए हैं। कार्यक्रम की सभी तैयारियां अपने अंतिम दौरे में हैं। अयोध्या में गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के निरीक्षण में प्राण प्रतिष्ठा से पहले के अनुष्ठान चल रहे हैं, जो 21 जनवरी तक जारी रहेंगे। श्री रामलला की मूर्ति की पहली तस्वीर अब सामने आ चुकी है। रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में बने आसन पर विराजमान कर दिया गया है। मूर्ति को अभी कपड़े से ढका गया है। अनुष्ठान के चौथे दिन यानी आज श्री राम मंदिर में अग्निकुंड की स्थापना होगी। सुबह 9 बजे अग्नि मंथन से अग्नि प्रकट होगी। इससे पहले गणपति आदि स्थापित देवताओं के पूजन का कार्य संपादित कर लिया जाएगा। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर भी रहेंगे। योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। इधर राज्य भर में भी अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव का माहौल है। मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। वहीं कई जगहों पर विभिन्न कीर्तन और रामचरितमानस पाठ का आयोजन हो रहा है। रांची निवासी रिटायर्ड बैंक कर्मी विभूति भूषण राय अपने डाक टिकट और सिक्कों के संग्रह को लेकर काफी चर्चित हैं। इनके पास राम दरबार से जुड़े 11 से अधिक देशों के डाक टिकट और 17वीं शताब्दी के सिक्कों का संग्रह है। शौक बड़ी चीज है। दुनिया के अनेक शौकीन मिजाज लोगों से आपकी भेंट हुई होगी। आज हम आपका परिचय एक ऐसे ही व्यक्तित्व से करा रहे हैं जिन्हें पुराने नोट, सिक्कों, डाक टिकट, लिफाफे, माचिस के डिब्बियां और कलाकृतियों के संग्रह का शौक है। रिटायर्ड बैंक कर्मी विभूति भूषण राय का फिलाटेली का यह शौक पुश्तैनी है और वे इसे और समृद्ध करने में जुटे हैं। इन दिनों देश और दुनिया में भगवान राम प्रासंगिक हैं, तो इन्होंने अपने खजाने में से राम और राम दरबार से जुड़े सिक्कों और डाक टिकट आदि का एक संग्रह तैयार किया है, जो काफी चर्चा में है। विभूति के पास भारत के अलावा 11 अन्य देशों के पुराने डाक टिकट हैं, जिन पर राम, राम दरबार और रामायण से जुड़े चित्र अंकित हैं। ये सिक्के हैं हमारे हैंडमेड कॉइन्स हैं। पहले राजा अपने दरबार के सोनार को, गोल्डस्मिथ को मिंट मींस कॉइन बनाने के लिए बोला करते थे। एक सर्टेन फिक्स्ड वजन होता था, साइज होता था और शौक उनकी आदेश होती थी, राजा की आदेश होती थी, उस अकॉर्डिंग वो बनाते थे। ये 1700 शताब्दी का हमारा सिक्का है। विभूति खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं,
क्योंकि उनके पास 17वीं शताब्दी के हस्त निर्मित 3 ऐसे सिक्के हैं जिस पर भगवान राम और राम दरबार उकेरे गए हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि 3 सिक्के मेरे पास हैं जो लगभग 323 साल पुराना है। नेट में मैंने इनको देखा और तब मैं बता पा रहा हूँ कि ये सिल्वर कॉइन, हैंडमेड कॉइन 17वीं शताब्दी की है। विभूति कहते हैं कि भौतिक जगत में व्यवसाय के लिए कुछ लोग राम का राजनीतिकरण कर रहे हैं और उनके अस्तित्व को नकार रहे हैं, लेकिन राम कण कण में व्याप्त हैं और वे हमेशा प्रासंगिक थे और सर्वदा रहेंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में राम लल्ला की स्थापना एक वैश्विक समारोह बन गया है और विभिन्न देश इसको अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का साक्षी बनने का मौका मिल रहा है। बेस है चांदी का, इसमें आप साफ देखेंगे राम जी धनुष लेकर सीता के साथ, और दरबार में राम, सीता, लक्ष्मण और दरबारी 2, और नीचे हमारे बजरंगबली बैठे हुए हैं हाथ जोड़कर उपासना के रूप में। ये 3 सिक्के हमारे पास हैं। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा आज ग्लोबल इवेंट बन गया है। भारत समेत दुनिया भर में राम और राम से जुड़ी बातों की ही चर्चा है। ऐसे में विभूति का यह संग्रह अलग अलग कालखंड में उनके अस्तित्व का गवाह है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राजधानी रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस सिलसिले में मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर परेड का रिहर्सल किया गया। इसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आर्मी, एसएसबीजेजे, जैप, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड के जवान और कैडेट शामिल हुए। राजधानी रांची में चल रहे FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज जर्मनी और अमेरिका के बीच खेला जाएगा। वहीं भारतीय टीम आज जापान से भिड़ेगी। भारतीय टीम आज का मैच जीत जाती है तो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। इससे पहले भारतीय टीम कल दूसरे सेमीफाइनल में जर्मनी से पेनाल्टी शूटआउट में 3-4 से हार गई थी। देश भर में साल 2017 से लेकर 2020 तक की अवधि में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस दौरान बेरोजगारी दर 7.8% से घटकर 6.6% रह गई है। देश में अक्सर रोजगार के अवसर और बेरोजगारी को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। कुछ संगठन ऐसे हैं जो रोजगार के गलत आंकड़े पेश करके लोगों में संदेह पैदा करते हैं। अपने आप को आर्थिक थिंक टैंक कहने वाले CMIE ने भी 2 महीने पहले रोजगार के आंकड़े को लेकर गलत तस्वीर पेश करते हुए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने रोजगार को लेकर CMIE के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए उन्हें अविश्वसनीय बताया था। सुब्रमण्यम ने एक दैनिक समाचार पत्र में लेख लिखते हुए कहा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का श्रम बल सर्वेक्षण डेटा एक मजबूत मापदंड का उपयोग करता है और विश्वसनीय है। इसलिए हम भारत में रोजगार पर सही तथ्यों के लिए PLFS डेटा का उपयोग करते हैं। सुब्रमण्यम ने कहा कि CMIE डेटा से निकाले गए अनुमानों के विपरीत कोविड-19 महामारी से पहले संख्या और गुणवत्ता दोनों नजरिए से रोजगार की स्थिति में लगातार सुधार हुआ। 2017-18 से 2019-20 के दौरान नियमित वेतन या वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या में 1.5 करोड़ की वृद्धि हुई, जो 13.2% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी को दर्शाती है। औपचारिक रोजगार में 1.2 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा सुब्रमण्यम ने बताया कि सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर 2017-18 और 2019-20 के बीच में 6% से घटकर 4.8% हो गई। श्रम बल भागीदारी दर 49.8% से बढ़कर 53.5% हो गई और कामगार जनसंख्या अनुपात 46.8% से बढ़कर 50.9% हो गया था। ये सुधार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ साथ पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच देखने को मिला था। सुब्रमण्यम ने बताया कि आंकड़ों से पता चलता है कि कोविड में शहरी रोजगार पर लॉकडाउन और महामारी की दूसरी लहर के दौरान प्रतिकूल प्रभाव पड़े, लेकिन उसके बाद एक मजबूत V आकार की रिकवरी हुई। साल 2019 में अक्टूबर से दिसंबर तिमाही की तुलना 2023 में अप्रैल से जून तिमाही में कामगार जनसंख्या अनुपात 44.1% से 45.5% तक बढ़ गया। श्रम बल भागीदारी दर 47.8% से 48.8% तक बढ़ गया और बेरोजगारी दर 7.8% से 6.6% तक घट गई। क्योंकि महामारी का सबसे अधिक प्रभाव शहरी क्षेत्र में देखने को मिला था, इसलिए शहरी क्षेत्रों में रोजगार में पूरी तरह से सुधार होना काफी अहम है। साल 2023 में अप्रैल से जून तिमाही में दर्ज बेरोजगारी दर पिछले 5 वर्षों में सबसे कम रही। अगस्त 2003 में कुल बढ़ोतरी के साथ मंथली EPFO डेटा दिसंबर 2019 के मुकाबले 116% अधिक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची में सरला बिरला विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षा और अनुशासन पर दिया बल। सरायकेला खरसावां के गम्हरिया रेलवे स्टेशन में उत्कल एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत। और रांची समेत पूरा झारखंड घने कोहरे की चपेट में। विमान और रेलवे परिचालन प्रभावित। स्कूलों के समय में किया गया परिवर्तन।